तर आजचं आपण लेक्चर सुरू करतोय रायटिंग स्किल मधल्या पुढील एका प्रश्नावर. काल मी म्हणालो त्याप्रमाणे निबंध लेखन, पत्रलेखन, सारांश लेखन हे मी समजवलं. प्रत्येकाला कळलं इथे? एनी डाऊट इन दॅट 3 क्वेश्चन्स तुमच्याकडे असलेले आहेत ना? ज्या काही प्रश्नपत्रिका आहेत किंवा आम्ही दिलेले काही असाइनमेंट्स आहेत त्यावर तुम्ही सराव कंटिन्यूस चालू ठेवा. प्रीवर दिलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचा सराव करा, कारण प्रिलिम एक्झाम, बोर्ड एक्झामसाठी त्या महत्वपूर्ण प्रश्नांचा सराव केल्यामुळे तुम्हाला जास्तीत जास्त स्कोर कसा करायचा हे कळेल. फक्त सराव करा म्हणजे फक्त लिहायचं नाही, सिर्फ एक प्रैक्टिस करो मतलब जस्ट लिख के प्रैक्टिस हो गया वैसा नहीं है. लिखो बट लिखने के बाद एक बार चेक भी करो. जब तक आप चेक नहीं करोगे ना आपके एरर्स, आपकी मिस्टेक आपको समझ में नहीं आएगी, और जब मिस्टेक समझ में आएगी तब इंप्रूवमेंट होगा. सिर्फ लिखने से इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला. यस, तो वो भी बहुत जरूरी है, तो ध्यान में रहे. ठीक है, चलो. सो आज हम शुरू कर रहे हैं विथ न्यू टॉपिक दैट इज कथा लेखन. अच्छा, कथा लेखन ये जो है ना, ये वैसे तो लाइकली फेवरेट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है इस क्वेश्चन को, मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स ये ऑप्ट करते ही है. डू यू नो कथा लेखन ये क्वेश्चन के साथ ऑप्शन में आपको बातमी लेखन आता है, बातमी लेखन के साथ ऑप्शन में आपको जाहिरात लेखन आता है. बट मैंने देखा अभी तक के प्रीलिम एग्जाम में ज्यादातर स्टूडेंट्स ने जाहिरात और कथा लेखन ही अटेम्प्ट किया. बिकॉज क्या है ना, स्टूडेंट्स सोचते हैं बहुत इजी है. अटेम्प्ट किया, मैं बता रहा हूँ, सुनो आगे सुनो, अटेम्प्ट किया, बट प्रॉब्लम क्या है पता है? एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं मिले. मुझे लगा यार कथा लेखन तो बहुत इजी है, मैं लिख लूंगा, मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आउट ऑफ 5 मैं तो 4 स्कोर कर सकता हूँ. बट मार्क्स मिले 2.5. वो तो ये मार्क्स ना मिलने का रीजन क्या है? और अगर मार्क्स स्कोर करने ज्यादा अच्छा है, इजी है स्टोरी राइटिंग, तो क्या करना है वो आज हम लोग फिर से रिवीजन में देखेंगे. सबसे पहले ये एक पॉइंट नोट डाउन करने जैसा है, मतलब वो टाइम लिमिट एंड मार्क्स. 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन 10 मिनट में खत्म करना है. यस स्टूडेंट्स, 10 मिनट में. और 10 मिनट में पेपर का ये क्वेश्चन खत्म करने के लिए आपको 3 काम एक साथ करने पड़ेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन के आउटलाइन के एक एक पॉइंट को समझना, विद दैट क्रिएटिव आइडिया माइंड में सेट करना, और उस फ्लो को, उस स्टोरी को माइंड में जो चल रहा है उसको सिंपल वर्ड्स में लिखना. यस, ये तीनों भी काम एक साथ करना है 10 मिनट में. 10 मिनट में क्या क्या और कितना लिखना है चलो वो भी देख लेते. 10 मिनिटात ही कथा कशी पूर्ण करावी त्यासाठी काही महत्वाच्या गोष्टी आहेत, त्याही मी सांगतो. सर्वात अगोदर आहे ना, दिलेल्या मुद्द्यांचं वाचन करा. काही वेळेस काय होतं माहितीये, घाईघाईमध्ये आपण आहे ना फक्त शीर्षक वाचतो किंवा दिलेल्या मुद्द्यांपैकी 1-2 सुरुवातीचे मुद्दे वाचतो आणि त्या मुद्द्यांना अनुसरून आपण पुढची कथा लिहितो. एक्चुअली दिस इज रॉन्ग मेथड. जस्ट 1-2 लाइन्स पढ़ के, 1-2 पॉइंट्स पढ़ के आप स्टोरी नहीं फ्रेम कर सकते, बिकॉज आगे के आउटलाइन के पॉइंट्स आपको पता ही नहीं है. नहीं, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है नहीं ये तो मैंने पढ़ा है, दिस स्टोरी आई नो वेरी वेल, मैंने सुना है, मेरे प्रिपरेशन में सेल्फ स्टडी में ये 2 बार आके गया है, मैंने लिख के भी प्रैक्टिस किया है. अरे मालूम है आपने प्रैक्टिस किया है, बट एग्जाम में आया हुआ है स्टोरी का आउटलाइन और आपने प्रैक्टिस किया उस स्टोरी का आउटलाइन में डिफर. यस, फरक असू शकतो. म्हणून तुम्हाला प्रत्येक कथेत दिलेल्या मुद्द्यांचे व्यवस्थित वाचन करायचं. वाचन करून मग एक मध्यवर्ती कल्पना शोधायची. काय शोधायची? मध्यवर्ती कल्पना, सेंट्रल आइडिया. और ये सेंट्रल आइडिया जो है ना, उसी से रिलेटेड आपको एक स्टोरी बनाना है. ओके, वो ध्यान में रहे. अब सेंट्रल आइडिया से स्टोरी कैसे बनाया जाएगा, बताता हूं. सेंट्रल आइडिया से स्टोरी कैसे बनाया जाएगा वो अब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं. आपको वो स्टोरी तो सबको पता होगा, सुना होगा, रैट एंड लायन, सिंह आणि उंदीर.
वो एक ट्रैप में लाइन फंस जाता है एंड देन फ्रेंड उसका मतलब एक रैट होता है, वो उसको बचाता है, बट उस स्टोरी का बैकग्राउंड आपको पता है, ये सुना हुआ स्टोरी है। इसका सेंट्रल आइडिया क्या पता है? संकटकाळी मदत करतो तोच खरा मित्र असतो, ये सेंट्रल आइडिया। और ये आउटलाइन से मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता, तो आउटलाइन के वर्ड्स को पढ़ना पड़ता है, वहां से सेंट्रल आइडिया मिलता है। कुछ स्टोरीज का सेंट्रल आइडिया होता है फ्रेंडशिप वाला, कुछ स्टोरीज का सेंट्रल आइडिया होता है कुछ मैसेज देने वाला, जैसे मतलब झूठ बोलना गलत है, लालच बुरी बला है, ये सारे सेंट्रल आइडिया आहे। या गोष्टी आपल्याला लक्षात आल्या पाहिजेत, कळलं? मग सेंट्रल आयडिया क्लिअर झाली ना, की मनातल्या मनामध्ये एक स्टोरी बनवायची आणि मग कथेला सुरुवात करायची। योग्य आणि आकर्षक शीर्षक द्यायचं। टाइटल के लिए आगे कुछ हिंट है मेरे पास, मैं वो बता दूंगा आपको, अट्रैक्टिव टाइटल के लिए। अब टाइटल तो लिख दिया, अब स्टोरी का क्या करना है? करो ना शुरुआत, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, देन एंडिंग, कंक्लूजन, ये रहेगा इसका फ्लो विथ 3 to 4 पैराग्राफ। ये ध्यान में रखना, 3 से 4 परिच्छेदात कथा लेखन असावं। सो इसके हर एक पैराग्राफ में क्या कंटेंट होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, ते मी सांगतोय, लक्षात घ्या। परिच्छेद पहिला, फर्स्ट पॅरा, ती असते प्रस्तावना, मतलब इंट्रोडक्शन। जिथे प्रस्तावना येते ना, त्या प्रस्तावनेमध्ये त्या त्या पूर्ण कथेचा एक इंटरेस्टिंग भाग लपलेला असतो। जब इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग लगा ना, तब रीडर आगे स्टोरी पढ़ेगा। अगर इंट्रोडक्शन ही बोरिंग रहा तो आगे कोई पढ़ने वाला नहीं है ना, राइट? म्हणून इंट्रोडक्शन इम्प्रेसिव्ह असलं पाहिजे। एंड यू ऑल नो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये फर्स्ट इंप्रेशन है इन 5 पॉइंट्स के साथ, ये ध्यान में रहे। आपली कथा सुंदर बनवण्यासाठी ह्या 5 मुद्द्यांचा वापर करायचा। कोणकोणते 5 मुद्दे? इंट्रोडक्शन मध्ये सर्वात अगोदर स्थळाचं वर्णन करायचं। स्थळ, स्थळ मतलब प्लेस। अगर ये एनिमल्स का स्टोरी है तो जंगल, अगर किसी इंसान से रिलेटेड स्टोरी है तो ये किसी विलेज का नाम दे देंगे हम लोग। अगर जंगल है तो जंगल का नाम तो नहीं होता, बट यस उस आजू बाजू के गाव का नाम दे देंगे। रामपूर नावाचे एक सुंदर गाव होते, या गावाजवळच एक घनदाट जंगल होते। या जंगलात अनेक वन्य पशु पक्षी राहत होते। उंच उंच झाडी होती, लांब लांब पर्यंत वाढलेल्या वेली होत्या आणि या जंगलाच्या झाडांच्या मधूनच वाट काढत पुढे जाणारा पाण्याचा झरा, त्या झऱ्याचं खळखळतं पाणी, त्याचा सुमधुर आवाज आणि दूरवर दिसणारे हिरवेगार डोंगर, हे मनमोहक वातावरण पाहत आपण हरवून जातो। आपण इथे असं वर्णन करूया की असं हे मनमोहक वातावरण पाहून तिथला एक राजा हे सुंदर दृश्य पाहायला जंगलात आला। आणि मग काय घडलंय ती स्टोरी पुढे, ये ना डिस्क्रिप्शन इंट्रोडक्शन में देना, स्थल आणि स्थळाचे वर्णन। अब राजा, राजा मैंने एक कैरेक्टर ऐड किया, तो वो है थर्ड पॉइंट, दैट इज पात्र। पात्र मीन्स कैरेक्टर, पात्र मीन्स कैरेक्टर। अब इस स्टोरी के कैरेक्टर को मैंने इस स्टोरी में एंट्री दे दी। सिर्फ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस मत करो, उसके स्पेशल क्वालिटीज भी बताओ, कैरेक्टरिस्टिक, स्वभाव, बिहेवियरल स्पेशालिटीज। त्या माणसाचा स्वभाव कसा आहे, तो कसा वागतो, कसा बोलतो, हे सगळं आपल्याला त्याच्यामध्ये द्यायचं आहे। लक्षात, हे महत्वाचं आहे। ओके, स्थळ, स्थळाचे वर्णन, पात्र, पात्राचे गुणवैशिष्ट्य, एंड एट द एंड पात्राचे नाते। अगर कोई 2-3 कैरेक्टर्स है जिनका रिलेशन बनता है कुछ, तो रिलेशन प्रेजेंट करो। सेवक आणि नोकर, शेतकरी आणि त्याची आळशी मुले, राजा आणि प्रजा, तो ये जो है ना कैरेक्टर्स का रिलेशन है ना, ये आपको इंट्रोडक्शन में देना है। नाउ इंट्रोडक्शन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा बिकॉज इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साथ में आ गए। एंड यस, फ्रॉम हियर you have to continue with second paragraph, main story, मुख्य कथा। योग्य त्या ठिकाणी आवश्यकतेनुसार संवाद आणि विराम चिन्हाचा वापर। मेन स्टोरी जो है ना, इसमें आपको क्रिएटिव कंटेंट कैसे ऐड करना है,
आउटलाइन के स्टोरी, आउटलाइन के पॉइंट्स को रिलेट करते हुए आगे 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 आप कंटिन्यू कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है पता है? इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके उस स्टोरी के आउटलाइन को सिर्फ जैसे उठा वैसे नहीं लिखना है। एक एक पॉइंट के साथ आपको 2-4 एक्स्ट्रा लाईन्स लिखणे। कथा लेखनासाठी दिल्या प्रत्येक मुद्द्यावरून पुढे तुम्हाला 2 ते 3 ओळी लिहायच्या आणि मग दुसरा मुद्दा त्याच्याबरोबर कनेक्ट करायचा। आप जब भी स्टोरीज पढ़ते हो ना, सिर्फ पढ़ो मत, उसके पीछे का ये जो सीक्रेट ट्रिक है ना, ये समझो, तो आपको हेल्प मिलेगी। और कोई भी स्टोरी देखना विदाउट डायलॉग स्टोरी होता ही नहीं है। तो जहां जहां पर स्टोरी है, जिथे जिथे कथा लेखन है, तिथे तिथे संवाद असलाच पाहिजे। और अगर डायलॉग्स है तो डायलॉग्स के साथ पंक्चुएशंस भी आने चाहिए। ओके, हाँ, अब इन्वर्टेड कॉमा में जो डायलॉग आएगा वो डायरेक्ट स्पीच में रहेगा, बट अगर थर्ड पर्सन कुछ बता रहा है फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के बारे में, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में रहेगा। ओके, डायरेक्ट स्पीच में जो कॉन्वर्सेशन है वो तो वैसे ही रहेगा, बट अगर कोई किसी के बारे में कुछ डिस्क्राइब करे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में रहेगा। वैसे ये मेन स्टोरी का कंटेंट क्रिएट करना है, डेवलप करना है, एंड देन धीरे धीरे वो स्टोरी के एंड तक आना। बट एंड तक आते आते माइंड में उसका सेंट्रल आयडिया वैसे ही रखने का ध्यान में रहे। शेवट होऊपर्यंत तुमची मध्यवर्ती कल्पना मनात तशीच्या तशीच ठेवायची, कुठेही मध्यवर्ती कल्पना हलवायची नहीं। होता क्या है ना, आप माइंड में कुछ और सोचते हो स्टोरी के आउटलाइन के साथ, लिखते लिखते फ्लो बदल जाता है, माइंड चेंज हो जाता है। हम सोचते नहीं इसको नहीं, अभी इसको थोड़ा चेंज करते हैं और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ऐसा करते वैसा करते नहीं। आप एक्सपेरिमेंट करने जाओगे ना, एट द एंड स्टोरी गलत हो जाएगा। जो आपने स्टार्टिंग में सोचा है वही फ्लो में स्टोरी लिखना शुरू करना टिल एंड। परिच्छेद तीसरा, मग परिच्छेद तीसरा असेल किंवा चौथा, आपल्याला हा फ्लो तसाच ठेवायचा। सकारात्मक आणि मूल्य शिकवणारा, संदेश देणारा असा हा शेवट असावा। देखो, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव एंड होना चाहिए। अब पॉजिटिव एंड मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार स्टोरी में अच्छा अच्छा गुड्डी गुड्डी सब होगा, नहीं। हैप्पी एंडिंग नहीं होता, कभी कभी सैड एंडिंग भी होता है, किसी को पनिशमेंट मिलती है, किसी का डेथ होता है, ऐसा कुछ होता है। बट इन पॉइंट्स को आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। हाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव बताता हूं, ध्यान से सुनना। कथेच्या शेवटी एखाद्याचा मृत्यू झाला असेल तर आपण त्याला चेंज करायचं। अशा प्रकारे या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, अशी दुःखद घटना घडली, पण जर वेळीच त्याने सावधगिरी बाळगली असती तर हे संकट त्यावर ओढावलं नसतं। ओके, आपल्याला हे लिहायचं आहे का, मतलब क्या हुआ ना कि वो अगर टाइम पे ही अलर्ट रहता ना, तो ये मुसीबत उस पर नहीं आती, उसका डेथ नहीं होता। किसी के साथ बुरा होता है, अभी जैसे लालच है, लालच का फल तो बुरा ही होने वाला है, तो लालची इंसान को पनिशमेंट मिलेगी। एंड में हम लोग ये लिखेंगे, अशा प्रकारे अति लोभामुळे याच्यावर हे संकट ओढावले, म्हणून अतिलोभ करू नये। लास्ट में हम लोग एक सेकंड ऐड कर सकते हैं, कोई भी कहावत, ठीक है। हाँ, म्हणूनच म्हणतात ना अति तेथे माती, वो हम लोग स्टोरी के कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं। एंड दिस कैन बी टाइटल, अति तेथे माती ही म्हण टायटल पण येऊ शकते। त्यातून एक मूल्य शिकवलं जातं। मूल्य कोणतं? कोणत्याही गोष्टीचा लोभ करू नये। संदेश पण तोच आहे, म्हणजेच त्यांनी सांगितलं मूल्य मतलब वैल्यू ऐड करने वाला, एक मैसेज देने वाला, ऐसा पॉजिटिव एंड होना चाहिए। इज दिस क्लियर? स्टोरी का फ्लो समझ में आ गया? एनी डाउट इन दिस? कथेचा फ्लो कळला सर्वांना? हाँ, अति तेथे माती, अति मतलब एक्सट्रीम, जहां पर भी कुछ एक्सट्रीम होता है वहां पर नुकसान ही होता है। मतलब किसी भी चीज को लिमिट में खाना अच्छी बात है, लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो तकलीफ होगा। मतलब हर एक चीज को लिमिट है, एडिक्शन बहुत बुरी बात है। ये यहां पर बताने की कोशिश की। हाँ, पोएटिक लाइंस आप यहाँ पर यूज कर ही सकते हो। स्टोरी के स्टार्टिंग में आ सकता है, स्टोरी के मिडिल में आ सकता है, स्टोरी के एंड में आप यूज कर सकते हो। सेइंग्स आपको अच्छे अच्छे याद है तो वो आप यूज कर सकते हो। कसं आहे ना की स्टोरीला सुंदर बनवण्यासाठी या सगळ्या गोष्टींचा वापर केलेला अतिउत्तम, पण वापर करत असताना अभ्यास करून वापर करा, ऐसे ही नाही। हाँ,
ऐसे ही नहीं कि चलो मुझे ऐसे ही कुछ सूझ गया और मैं लिख दिया, वैसा नहीं। आपको पोएटिक लाइंस लिखने के लिए अच्छी तरह से पहले पढ़ना पड़ेगा। ओके। हाँ, तात्पर्य, तात्पर्य मतलब मॉरल. कथेचे तात्पर्य सविस्तर लिहावे, कथा लिहिण्याचा हेतू स्पष्ट करावा. होता क्या ना, मॉरल है ना, कुछ स्टूडेंट्स उल्टा लिख देते हैं. उल्टा लिखते मतलब है ना, मॉरल में कुछ लोग कोटेशन लिख देते हैं, सेइंग लिखते हैं. मॉरल में है ना कुछ सेइंग्स लिख देते हैं, वो नहीं लिखना है. क्या करने का बता, मॉरल में सेइंग्स नहीं लिखने का. सेइंग्स जो होता है ना, म्हणजे म्हण जी असते ना, वो टाइटल में यूज करने का. मॉरल है ना एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, इसलिए लिखा देखो मैंने, कथेचे तात्पर्य सविस्तर असावे. सविस्तर मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एक दो लाइन में. आता जिथे म्हणालो ना, अति तेथे माती, लालच बुरी बला है, उसको मराठी में एक्सप्लेन कैसे करेंगे. कोणत्याही गोष्टीचा लोभ करू नये, अतिरेक करू नये, त्यामुळे माणसाचे शेवटी नुकसानच होते. सुखाच्या शोधात असलेला माणूस लोभापोटी दुःखच भोगत असतो. अति लोभामुळे दुःखच भोगत असतो. ये हम लोग लास्ट में एक्सप्लेन कर, मतलब सविस्तर या सॉरी तात्पर्य में लिख सकते हैं. तात्पर्य यही होता है, इंटेंशन ऑफ राइटिंग स्टोरी. हम क्यों, क्या मैसेज देने के लिए स्टोरी लिख रहे हैं, वो तात्पर्य होता है. आलं लक्षात. चला, यहाँ तक हमने कुछ पॉइंट्स देखे. एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मतलब क्या, सिंपल. आपके लिए यहाँ पर मैंने कुछ, एक मिनट. हाँ, यहाँ पर मैंने ना आपके लिए कुछ स्टोरी के टाइटल्स रेडी किए. अब सेइंग से टाइटल बनाए हुए हैं. कौन से ये, करावे तसे भरावे, जशास तसे, एकीचे बळ, एकीचे बळ अलग है, दोघांचे भांडण तिसऱ्याचा लाभ, ये एक अलग है. वो गलती से एक साथ आ गया. दोघांचे भांडण तिसऱ्याचा लाभ है अलग है, और एकीचे बळ अलग है. दोनों का मतलब बता रहा हूँ. ओके, सबसे पहले देखते करावे तसे भरावे. करावे तसे भरावे मतलब जैसे आप करोगे वैसे रिटर्न मिलेगा. समझ में आ रहा है. वो बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, हिंदी में आता ना, वैसे मराठी में करावे तसे भरावे. जशास तसे, इट मीन्स टिट फॉर टैट. बोलते ना कर्मा रिटर्न्स, जो हम कर्म करते हैं वही हमें रिटर्न मिलता है, वो है जशास तसे. कोई किसी को चीट करने की कोशिश करता है, कभी ना कभी वो भी मुश्किल में फंसता है, वैसा. एकीचे बळ मतलब पावर ऑफ यूनिटी, स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी. दोगंचे भांडन तीसरा लाभ मतलब दोनों का झगड़ा और फायदा किसी और का, तीसरे का. आपने सुना ही होगा वो दो कैट और मंकी का स्टोरी. दोनों कैट झगड़ते रहते हैं वो मक्खन के लिए, और वो मंकी वो दोनों को भी चीट करके खा के भाग जाता है. अति तेते माती, अति तेथे माती. अति मतलब एक्सट्रीम, माती मतलब वर्स्ट. जहां पर ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है ना, वहां पर कुछ ना कुछ नुकसान ही होता है, अभी जैसे मैंने बताया. तो ये कुछ सेइंग्स है. बट यस, आगे बताता हूँ. और एक ऐसे भी टाइटल्स होते हैं जो बहुत इजी है, इजी टू फ्रेम. कैसे, ये देखो सामने आपके एग्जाम्पल, पात्र आणि पात्राचे गुणवैशिष्ट्य, कैरेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक. ये लिख दोगे ना तो भी आपका टाइटल बन जाएगा. स्टोरी के कैरेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक, त्या माणसाचा स्वभाव. जैसे चतुर न्यायाधीश, स्मार्ट जज. न्यायाधीश मतलब जज, कोर्ट में जो जज होता है ना उसको न्यायाधीश बोलते हैं. शूर राजा, ब्रेव किंग. कष्टाळू शेतकरी, हार्ड वर्कर फार्मर. खरे मित्र, रियल फ्रेंड्स. आळशी नौकर, लेजी सर्वेंट. सो कहीं ना कहीं ऐसे अजीब अजीब, मतलब अजीब अजीब नहीं बोल सकते, बट यस डिफरेंट डिफरेंट है ये टाइटल्स. बट ये अलग अलग टाइटल्स कहाँ से मिलेंगे, स्टोरी के कैरेक्टर में से, कैरेक्टरिस्टिक में से. इसके लिए आउटलाईन पडणं जरुरी आहे. आलं लक्षात, हे महत्वाचं. आणि काही वेगवेगळी शीर्षक खाली दिलेली आहेत. प्रामाणिकतेचे फळ, सिन्सियरिटी का रिझल्ट. प्रसंगावधानतेचे फळ, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे तो कितना फायदा होता है, किसको बचा सकते हैं.
राइट टाइम राइट डिसीजन लेके बहुत ग्रेट मतलब बहुत ग्रेट काम कर सकते हो, वो यहाँ पर लिखा। बड़ी तो कान पड़ी, याचा अर्थ काय होतो माहिती आहे का? यस, जो जो पावरफुल है ना वो हमेशा वीक को और नीचा दिखाता, और कमजोर बना देता है। बळी तो कानपी, शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ। शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ मतलब यस, आयडिया इज ग्रेटर देन पॉवर। ताकद लावून काही काम होत नसेल तर युक्तीने काम करायचं, डोक्याने काम करायचं, बुद्धीने काम करायचं, हे इथे सांगितलेलं आहे। तो ऐसे अलग अलग टाइटल्स है, आप बहुत से स्टोरीज पढ़ो, उसमें से आपको ऐसे टाइटल्स मिलते जाएंगे। और यस, स्टोरी में कंपलसरी टाइटल देना होता है, नहीं तो आपके मार्क्स जाएंगे। बिकॉज 1 मार्क्स स्टोरी के टाइटल के लिए होता है, तो वैसे ही 1 मार्क्स स्टोरी के तात्पर्य के लिए होता है। ओके, आता आकर्षक सुरुवात कशी करायची? चलो, टाइटल के बारे में मैंने बता दिया। अब अट्रैक्टिव स्टार्टिंग के लिए ये एक लाइन है, ये लाइन आप कंपलसरी कोई भी लाइन में, कोई भी स्टोरी में लिखोगे तो भी चलेगा। शक्तिपेक्षा युक्ति श्रेष्ठ, ये जो टाइटल दिया था ना मैंने, ये मॉरल में आप अगर लिखोगे ना, थोड़ा क्लियर करके लिखना। नेहमी ताकदीचा वापर करून युद्ध जिंकता येत नाही, तर काही वेळेस बुद्धीच्या बळावर युद्ध जिंकता येते। मतलब सिर्फ ताकत से हमें वॉर जीत नहीं पाते, तो तभी अपना दिमाग का ताकत यूज करना पड़ता है। ये आपको वहां पर क्लियरली लिखना पड़ेगा। प्रसंगावधानता म्हणजेच काय? प्रसंगावधानता, इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ माइंड। यस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, अलर्ट रहना, ये उसका मतलब हो जाता है। ओके, अच्छा, कमिंग टू फर्स्ट लाइन ऑफ स्टोरी। डायरेक्ट स्टोरी शुरू नहीं करने का, तो स्टोरी से पहले है ना, हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उससे भी पहले आप ये लिख सकते हो कॉमन लाइन, जगात खूप आहे सुख दुःख आणि व्यथा, आज आपण पाहणार आहोत शूर राजाची कथा। कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे, इजी पड़ेगा ना, अट्रैक्टिव दिखेगा, है ना? ये जरूरी। अब ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ऐसे ही और भी वर्ड्स हैं, जैसे हम लोग ने निबंध में पढ़े थे ना कुछ वर्ड्स। यस, निबंध जे आहे ना, निबंध तिथे तुम्ही ऐकलेले जे शब्द तुम्हाला मी स्क्रीनशॉट घ्यायला सांगितली होती, यस, त्या स्क्रीनशॉट मधले तेच शब्द आपण इथेही वापरू शकतो। आहेत ते शब्द इथे, दशा, दिशा, आशा, निराशा आहे ना। हा, आणि काल मी तुम्हाला एक जस्ट कोटेशन मी फ्रेम करून सांगितली होती, दशा, दिशा, आशा, निराशा, तशीच एक कोटेशन इथेही आहे। नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा, बट यस, नेक्स्ट स्लाइड आने वाला जो है ना, उसमें आने वाले कोटेशन यू कैन यूज इन निबंध, नॉट इन स्टोरी। निबंध, सामाजिक विषय, इसमें आने वाले ये है। गलती से वो स्लाइड यहाँ पर आ गया, बाय मिस्टेक इट इज हियर। निबंध का है ये, हे देवा तूच बघ या समाजाची कशी झाली दशा, तूच कर आमचे सारे दुःख, दूर कर आमचे सारे दुःख आणि निराशा, तूच दाखव आम्हाला योग्य दिशा, नेहमीच करतो मी ही आशा। हे सामाजिक कुठलाही विषय असेल तिथे आपण हे लिहू शकतो। आई बाबांवर कुठला विषय असेल तर तिथे हे लिहू शकतो। तूच दिलास या जीवनाला आकार, तुझ्याच आधाराने करेन मी उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न साकार। असंच काहीतरी सुंदर क्रिएट करून आपण लिहू शकतो। पण येस, घरी त्याचा सराव करा, एग्जाम में डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट मत करना, हे लक्षात घ्या, कळलं? यस, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आपके प्रैक्टिस के लिए, एंड देन आगे बढ़ते हैं। यस, एक स्टूडेंट का जस्ट प्रीवियस स्लाइड में कुछ बाकी था, वो मैं बता दूं। हाँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना था। यस, प्लीज टेक दिस। अच्छा, आता मी तुम्हाला कंटेंट कसा क्रिएट करायचा ते सांगतो। सुरुवातीला मी शीर्षक सांगितलं, शीर्षकानंतर कथेची सुरुवात कशी करायची ते सांगितलं, पहिला परिच्छेद, दुसरा परिच्छेद, तिसरा परिच्छेद कसा डेव्हलप करून कंटेंट कसा ऍड करायचा तेही सांगितलं। पण एक आवश्यक गोष्ट आहे ती म्हणजेच वाक्प्रचार। कथेमध्ये आहे ना वाक्प्रचार वापरले ना, तर पेपर कलेक्टरला एक वेगळं इम्प्रेशन जातं की या मुलाने मराठी विषयाचा पूर्ण गहन अभ्यास केलेला आहे, आणि तो अभ्यास आपल्याला तिथे लेखी स्वरूपात दाखवायचा है। आपको कितना आता है, ओरल एग्जाम नहीं होने वाली वहां पर, आपको जितना आता है वो वहां पर लिख के बताना है। ओके, वो ध्यान में रखना।
आनंद होणे, हैप्पीनेस। अगर कोई भी स्टोरी में हैप्पी वाला मोमेंट आया ना, तर तिथे तुम्ही आहे ना आनंद होणे यासाठी हे 3 वाक्प्रचार वापरू शकता. आनंदाला पारावर न उरणे, आनंद गगनात मावेनासा होणे, ब्रह्मानंद होणे. हरवलेली अंगठी त्या व्यापाऱ्याला पुन्हा मिळाल्यामुळे त्याच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. त्याचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आणि त्याच व्यापाराला ब्रह्मानंद झाला. तीनों एक साथ में लिखना, मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल के लिए. ओके, तीन में से कोई एक लिख सकते हैं. कभी डरावना कोई मोमेंट होता है तो लिख सकते हैं ब्रह्मांड आठवणे, दात खिळी बसणे, तोंडचे पाणी पळणे, थरथर कापणे. ये फ्रेजेस आहे. या वाक्प्रचारांचा वापर तुम्ही कथेत मध्ये मध्ये कुठेही करू शकता. राग येणे, जर राग येतोय कुठल्या व्यक्तीला तर त्यापुढे वाक्प्रचार कोणता वापरणार? डोळ्यात मशाल पेटणे, पारा चढणे, अंगाचा तिळपापड होणे, चेहरा लाल बुंद होणे, है ना. येस. आश्चर्य वाटणे, स्तिमित होणे, आवासून बघणे, डोळे विस्पारून पाहणे. येस. कोणाला आश्चर्य वाटलं त्याने ती गोष्ट पाहताच तो स्तिमित झाला. राजाने त्या शेतकऱ्याला कष्ट करताना पाहून राजा स्तिमित झाला, आश्चर्यचकित झाला. राजा आ वासून पाहत राहिला, राजाने डोळे विस्पारून पाहिले, असंही आपण लिहू शकतो. आलं लक्षात? वेगवेगळ्या पद्धतीने या वाक्प्रचारांचा वापर करायचा ते लक्षात ठेवा. याचा एक स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा तुमच्या रेफरन्ससाठी. चला, कथा लेखनासाठी एक उदाहरण दिलेलं आहे. हे उदाहरण तुम्हाला फक्त मी दाखवतोय. तुम्ही तुमच्याकडे कथा लेखनासाठी तिची रेफरन्स बुक आहे व्हाईट कलरची, त्यामधून तुम्ही ही कथा रेफर करू शकता. घनदाट जंगल होते. त्या जंगलात एक सिंह, कुत्रा, कोल्हा यांची मैत्री जमली. शिकारीबाबत त्यांनी आपापसात एक करार केला. तो असा की मिळालेली शिकार आपण तिघांनी मिळून आपापसात खायची, समान वाटणी करायची, इक्वल रेशो रहेगा. एक दिन एक डॉग ने डियर को देख लिया उस जंगल में. वो भगाते भगाते डियर को लेके गया उस फॉक्स के पास. त्याने हरणाचा पाठलाग केला. त्याला कोल्हा जिथे लपून बसला होता तिथपर्यंत आणलं. आगे उस डियर को उस फॉक्स ने भगाया भगाया और लेके आया लायन के पास. देखो लिखाई स्टोरी है आगे. अब स्टोरी का जो शुरुआत है ना वो तो उन्होंने दिया था, पूर्वार्ध दिला होता. आता उत्तरार्ध आपल्याला लिहायचा आहे. ओके, पूर्वार्ध दिला होता, आता उत्तरार्ध लिहायचा आहे. मग जी लिहिलेली स्टोरी आहे ती पुन्हा लिहायची का? लिहायची. क्या लिहायची? आप सोचोगे सर स्कूल में तो ना बोला फिर से लिखने के लिए, टाइम जाता. आई नो टाइम जाता. अगर टाइम है तो लिखो. आई वुड सजेस्ट कि लिखो, बिकॉज ये लिखते लिखते ना आपके माइंड में आइडिया क्रिएट होते जाता है. लिखते लिखते आपके दिमाग में वो आइडिया क्रिएट होते जाता है और आगे का स्टोरी आप लिख लेते हो. हाँ, बट अगर लिख रहे हो ना तो ऐसे अंडरलाइन मत करना. जस्ट टू हाईलाइट, ये मैंने पॉइंट यहाँ पर दिया हाईलाइट अंडरलाइन करके. आपको अंडरलाइनिंग नहीं करना है, डायरेक्ट स्टोरी कंटिन्यू करते जाना, आगे लिखना है. ठीक है. हाँ, अगर टाइम नहीं है सो डोंट गो फॉर रायटिंग. जर तुमच्याकडे वेळ नाहीये तर तुम्ही पूर्ण स्टोरी लिहू नका, फक्त पहिली ओळ लिहा, लास्ट ओळ लिहा, उन्होंने दिए हुए पैराग्राफ का, एंड कंटिन्यू करो. ठीक है. हाँ, टाइम है तो लिखना जरूरी, वो है. चलो, ही अशी एक कथा आहे. ती मी पूर्ण वाचत नाही कारण तुमच्याकडे आहे ती कथा. पण या कथेसाठी एक गोष्ट महत्वाची ती सांगतो. स्टोरी 3 to 4 पैराग्राफ में एक पेज पे आया तो भी इनफ है. एक पेज का, एक पेज मतलब 30 लाइन्स होते हैं, बट आपका स्टोरी 25 लाइन्स तक होगा तो भी इनफ है. बट 25 लाइन्स में कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए. ऐसी वेस्टेज यहाँ वहां की बातें लिखी है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, हे लक्षात घ्या. जर तुम्ही इथल्या तिथल्या गोष्टी लिहित गेलात आणि मुद्द्यांना अनुसरून कथा लिहिलीच नाही तर तुम्हाला अर्धा 1 मार्क मिळेल. पण जर चांगले मार्क्स मिळवायचे तर तुम्हाला त्यासाठी कथेत महत्वाच्या गोष्टी इन्क्लूड केल्या पाहिजेत. ओके. हाँ, यहाँ पर एक डाउट आया है. टाइटल, ओके, टाइटल बड़ी तो कान पई. बड़ी तो कान पई मतलब जो स्ट्रॉन्ग है ना
वो दूसरे को फंसाता है। इस स्टोरी में आगे क्या हुआ, तो ये जो फॉक्स और ये जो डॉग था ना, इन्होंने डियर को भगा भगा के लायन के पास लाया। बट लायन ने क्या किया, जैसे पहले बताया था कि मिला हुआ शिकार हम तीनों मिल के खाएंगे, लायन ने कुछ नहीं किया। लायन ने जो आया शिकार वो खुद खत्म कर लिया। एंड बेचारा डॉग एंड फॉक्स कुछ नहीं कर पाए, हेल्पलेस, बिकॉज स्ट्रॉन्ग को नहीं इन तीनों में, लायन। उनसे, उस लायन से, किंग ऑफ द जंगल, कौन लड़ेगा उससे, ऐसा हो गया। म्हणून बळी तो कान पे, इसलिए लास्ट में लिखा देखो ना, मॉरल क्या है, तात्पर्य काय, ताकदवान माणसे नेहमीच दुबळ्यांवर राज्य करतात। जो ताकतवान होता है ना, वो कमजोर इंसान को हमेशा दबा के रखता है, यस, डोमिनेट करता है, वो है। कान पीड़ने मतलब उसको पनिश करना, एक्सप्लॉइट करना, ये हो जाता है कान पी। ओके, चलो आते हैं हम लोग आगे। एक स्टोरी तो हो गया, जस्ट एग्जांपल के लिए दिया था। ये दूसरा स्टोरी, वो स्मार्ट कैट सेलर, बंदर उसके कैट्स लेके जाते हैं, वो वाला स्टोरी, ठीक है। चलो आता पुढचा भाग बघतो आपण, जाहिरात लेखनाचा। जाहिरात लेखन मतलब एडवर्टाइज राइटिंग। ये एडवर्टाइज राइटिंग है, ये ऐसा टॉपिक है जो आप सभी को लगता है बहुत इजी है, बट एक्चुअली है नहीं। हाँ, ये ध्यान में रखो, है नहीं। पाठलाग करने, ये स्टोरी में से एक पॉइंट इसने, एक स्टूडेंट ने यहाँ पर पूछा, उसको बता दूं। पाठलाग करने म्हणजेच फॉलो, पीछा करना। ओके, हाँ, अब स्टोरी का इतना सारा डाउट, मतलब जो जो स्टूडेंट किया है वो मैंने क्लियर किए। टोपी वाला मतलब कैट सेलर, टोपी विकणारा। अब एक बार बता दूं, स्टोरी का जो पार्ट जो मैंने अभी रिवीजन में बताया वो अच्छी तरह से समझ में आ गया? एनी कंसर्न्स, एनी डाउट्स? बिकॉज आज जो हम लोग सीख रहे हैं ना, इसके बाद हम लोग रिगरस रायटिंग प्रॅक्टिस करेंगे, लिखाणाचा सराव करायचा। तर काही डाउट्स वगैरे असेल आताच विचारा, यानंतर तुम्हाला खूप सराव करायचा आहे लेखन विभागाचा, कारण आपल्याकडे 2 महिने वेळ आहे, त्याच्यामध्ये व्यवस्थित अभ्यास करून घेऊया आणि जास्तीत जास्त गुण मिळवूया। चला, थैंक यू स्टूडेंट्स, सबका आंसर मिल रहा है यहाँ पर, क्लियर क्लियर। ओके, यस सोहम, please repeat your question, I think it is missed। stories which are there in the slides are important stories, yes, स्लाइड में आने वाले स्टोरीज तो है ही इंपॉर्टेंट वैसे तो, बट इसके साथ हमने जो आपको वर्कशीट में दिया ना, यस, प्री वर्क में, वो स्टोरीज भी वैसे इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल ऐसा है ना कि एक या 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट ऐसा बोल ही नहीं सकते, बिकॉज आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू नेवर नो कि कौन सा आएगा एग्जाम में। ओके, हाँ, व्यथा। व्यथा या शब्दाचा अर्थ, व्यथा मतलब प्रॉब्लम्स, लाइफ में बहुत से है प्रॉब्लम्स, ये है। हमेशा हम देखते हैं प्रॉब्लम वाली स्टोरी, किसके साथ क्या हुआ, किसके साथ कितना बुरा हुआ, बट आज हम सुनेंगे कुछ अलग स्टोरी, इसलिए वो स्टार्टिंग में मैंने वो लाइन दिया था। ओके, चला जाहिरात लेखनवर येऊया। जाहिरात लेखन हा जो महत्वाचा मुद्दा आहे ना, तो मी तुम्हाला महत्वाचा आणि स्कोरिंग असून पण पुन्हा तुम्हाला का शिकवतो याचं कारण सांगतो। जाहिरात लेखन जो है ना, इसमें 5 मार्क्स है, और बहुत से स्टूडेंट्स इसमें 2.5 3 मार्क्स स्कोर कर ही लेते हैं, और 4 मार्क्स 5 मार्क्स भी मिलते हैं कुछ स्टूडेंट्स को, जब जाहिरात लेखन के एडवर्टाइज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे रहते हैं। बट जाहिरात ड्रॉ करने के लिए है ना, तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है, मार्क्स जाते हैं वहां पर, क्योंकि जाहिरात ड्रॉ करना हमें नहीं आता सर, हम लोग ड्रॉइंग नहीं बना सकते सर, ऐसा वैसा बहुत सा एक्सक्यूज आने लगता है। एक्चुअली जाहिरात बनना मतलब ड्रॉइंग बनाना है ही नाही। जाहिरात लेखन जे आहेत ना, यावर 2 प्रकारे प्रश्न विचारले जातात। पहिला प्रकारचा प्रश्न कोणता आहे, जाहिरातीवर आधारित आकृतिबंध सोडवा, मतलब जो दिया है ना एडवर्टाइज, अच्छी तरह से पढ़ो, पढ़ के उसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसका आंसर करो। एंड दूसरा जो है ना, वो तरीका ऐसा है, जाहिरात क्रिएट करो, एडवर्टाइज बनाओ। अब जब फर्स्ट वाला था ना आकृतिबंध, आपके पास जो आता है ना आकृतिबंध मतलब एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी सॉल्व करने वाले ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्टिविटी के लिए सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ वर्ड्स, मैचिंग वर्ड ढूंढते हैं एडवर्टाइज में से, उसके आगे पीछे का रेफरेंस लिख देते हैं। दैट इज रॉन्ग एक्चुअली, उसमें मार्क्स जाने के चांसेस है। तो पहले दिया हुआ एडवर्टाइज पढ़ो, समझो, एंड देन
क्वेश्चन के आंसर्स लिखो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बॉस, ऐसे ही नहीं मिलेंगे 5 मार्क्स। कभी कभी ट्विस्ट करके कुछ क्वेश्चन पूछा रहता है और हम लोग आंसर ढूंढते रह जाते, मिलता ही नहीं, मार्क्स जाना। म्हणून व्यवस्थित वाचन करा आणि आकृतीबंध सोडवा। सेकंड मेथड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इज जाहिरात तैयार करा। अब एडवर्टाइज बनाना है ना, तो उस वक्त कैसा हो जाता है पता है, कब कुछ वर्ड्स पे एडवर्टाइज बनाने बोलते हैं, कभी एक सब्जेक्ट दे देते हैं एडवर्टाइज बनाने बोलते हैं, कभी एक एडवर्टाइज दिया रहता है रीराइट करने के लिए भी बोलते हैं इन अट्रैक्टिव वे। ऐसे भी अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। अब लास्ट ईयर का ही एडवर्टाइज देखो ना, कंप्यूटर क्लास के बारे में आया था, लास्ट ईयर बोर्ड में आया था कंप्यूटर क्लास के बारे में, संगणक वर्ग, वो एडवर्टाइज आया, सॉरी चित्रकला से रिलेटेड, हाँ ड्राइंग क्लासेस के बारे में था, संगणक कंप्यूटर क्लास नहीं, ड्राइंग क्लास के बारे में था। अब यहाँ पर एडवर्टाइज कौन सा एग्जाम्पल के लिए, शॉप का एडवर्टाइज, जाहिरात दुकानाची आहे, वस्तूची आहे, कोई कार्यक्रम कोई प्रोग्राम होता है, कैंपेन होता है, कोई क्लासेस होते हैं उसकी एडवर्टाइज होती है। ये जो अलग अलग एडवर्टाइज है ना, इन सबका फॉर्मेट है, एडवर्टाइज बनाते वक्त अलग अलग फॉर्मेट है। फॉर्मेट कैसे अलग है ना वो बताता हूँ। देखो फर्स्ट, शॉप का अगर एडवर्टाइज हुआ ना, सबसे पहले अट्रैक्टिव होना चाहिए टाइटल। सो टाइटल आप स्ट्रेट लिख सकते हो, ऐसे क्रॉस में लिख सकते हो, स्लैंडिंग में, कर्व में लिख सकते हो, ऐसे कर्व रेनबो की तरह, जैसा अट्रैक्टिव लगे वैसे लिखो, बट थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए टाइटल। टाइटल हाईलाइट होने के लिए ना आपको अंडरलाइन करना जरूरी है, बॉक्स बनाना जरूरी है, हैशटैग जैसे बनाओ कुछ आजू बाजू में, जिससे वो टाइटल वो और अट्रैक्टिव दिखे। एंड देन आह्वानात्मक ओळ। आह्वानात्मक ओळ मतलब क्या, अट्रैक्टिव करने वाला लाइन। मेरा शॉप है तो लोग शॉप पे आएंगे क्यों, जब लोगों को अट्रैक्ट करूंगा मैं तब आएंगे। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो कंटेंट लिखना पड़ेगा, तो हमें वो लाइन लिखनी पड़ेगी। एंड देन अवेलेबल प्रोडक्ट्स, मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है इस शॉप में, तो वो हमें वहां पर लिखना है, उपलब्ध साहित्य। एंड देन दुकानाचे वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य मतलब स्पेशलिटीज, अपने शॉप में क्या क्या मिलता है, अपने शॉप की क्या क्या स्पेशलिटी है, वो भी हम लोग दे सकते हैं, अपने शॉप का टाइमिंग बता सकते हैं, राइट, वो ध्यान में रखना। एंड देन एड्रेस एंड संपर्क, एड्रेस संपर्क, संपर्क मतलब कॉन्टेक्ट नंबर। इतना बेसिक मिनिमम कंटेंट है जो एडवर्टाइज में होना चाहिए। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर योर रेफरेंस, ओके। हाँ, फिर से बताता हूँ, इसमें जो लिखा ना आह्वानात्मक ओळ मतलब अट्रैक्टिव लाइन, आह्वानात्मक मतलब किसी को बुलाने वाला, किसी को कन्विंस करने वाला, ऐसा ये लाइन आह्वानात्मक ओळ। उपलब्ध साहित्य मतलब अवेलेबल प्रोडक्ट्स, हम अपने शॉप में क्या क्या रखने वाले हैं वो सब कुछ, ओके। हाँ, लास्ट में लिखो, ब्रैकेट में लिखा है आवश्यक असल्यास पूरक आकार किंवा चित्र, इफ रिक्वायर्ड वहां पर ड्राइंग बना सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, अगर चाहिए तो आप ड्रॉ कर सकते हो, वो भी पूरा स्केच वगैरह ड्रॉ करते मत बैठना, जस्ट आउटलाइन बनाना, दैट्स इट। और वो आउटलाइन में पेन से बनाना है, डू नॉट यूज पेन्सिल, लक्षात घ्या। ऍडव्हर्टाइज करत असताना तुम्हाला पेन्सिलचा वापर करायचा नाही। तुम्ही है ना एडवर्टाइज पूर्ण आउटलाइन पासून, बॉक्स पासून, एडवर्टाइज का कंटेंट, एडवर्टाइज का ड्राइंग, सब कुछ आपको पेंसिल से बना, सॉरी पेन से बनाना है। और पेन वही यूज करना है जो आपने आंसर के लिए यूज किया, कोई कलर दूसरा कलर का पेन यूज करने का जरूरत नहीं, ओके, हे लक्षात ठेवा। चलो, दुकानाची जाहिरात हो गया, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, वस्तूची जाहिरात। अब वस्तूची जाहिरात जी आहे ना, ती वस्तूची जाहिरात तैयार करण्यासाठी सर्वात अगोदर आपल्या वस्तूचं नाव, शीर्षक, टाइटल वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए। एंड देन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने वाला लाइन यहाँ पर भी चाहिए, इसलिए लिखा ना ग्राहकांना आकर्षित करणारी ओळ। त्यानंतर येणार आपल्या वस्तूचं वैशिष्ट्य, स्पेशल फीचर, मग येणार वस्तूची किंमत, वैल्यू, कीमत। अगर प्राइस कम है ना तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा लोगों को, अगर इस पे डिस्काउंट है अपने प्रोडक्ट पे तो वो भी साइड में हाईलाइट करो, वो अट्रैक्ट करेगा लोगों को। सर्वत्र उपलब्ध, अपना प्रोडक्ट है ना, वस्तू है ना, ही वस्तू आपल्या मार्केटमध्ये आणायची। अब ऐसे ये बाहर मार्केट में लाने वाली चीज सब जगह पे अवेलेबल रहेगी, इसलिए मैंने एड्रेस नहीं लिखा है, मैंने यहां पर लिखा है सर्वत्र उपलब्ध, ओके। हाँ, और उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर देना जरूरी है,
और यस यू कैन प्रेजेंट वेबसाइट और ईमेल आईडी, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, यहाँ पर भी पॉसिबली आजू बाजू में आउटलाइन ड्रॉ कर देना, जो भी प्रोडक्ट का आपका एडवर्टाइज उसका आउटलाइन। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि सर पेंसिल से बना सकते हैं क्या आजू बाजू का बाउंड्री बॉक्स, मतलब ये जो रेक्टेंगल होता है वो। और कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि नहीं वो अच्छा नहीं दिखेगा पेन से बनाएंगे तो। यस, मैं बताता हूँ, ये बोर्ड्स का रूल है कि हम पूरे पेपर में पेंसिल कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते, नॉट इवन फॉर अंडरलाइनिंग। पेन पेन एंड ओनली पेन वी हैव टू यूज एवरीवेयर। सो जैसे बोर्ड्स का नियम है तो वो फॉलो तो करना ही पड़ेगा ना, राइट। सर आते हम लोग थर्ड टाइप ऑफ एडवर्टाइज पे। ये एडवर्टाइज होता है प्रोग्राम का, कैंपेन का, क्लासेस का। इस एडवर्टाइज का फॉर्मेट कंप्लीट अलग होता है। अभी तक हमने क्या देखा, टाइटल, नेम ऑफ प्रोडक्ट, फीचर्स, एड्रेस एंड ड्राइंग। दिस थोड़ा अलग है ये। okay. आप सोच रहे हो कि सर गलती हो गई पेन से ड्रॉ करते करते तो क्या होगा। देखो गलती नहीं करनी है, इसलिए तो हम लोग बोर्ड्स का पेपर लिख रहे हैं, इसलिए तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ रहा है, गलती की तो मार्क्स जाएंगे ही ना। सो दिस टाइम मोर प्रैक्टिस फॉर राइटिंग स्किल, स्पेशली एडवर्टाइज जैसे जिसमें गलती होने के चांसेस है, तो ज्यादा प्रैक्टिस करना है, बस वो ध्यान में रहे। ठीक है, पेंसिल मत यूज करो। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं, तो पहले पेंसिल से आउटलाइन बना लो एंड देन पेन से उसके ऊपर ड्रॉ करना, वो चल सकता है। पेंसिल से बना लो पहले ड्राइंग, उसके बाद पेन से ड्रॉ करना, क्लियर, इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, हाँ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ कार्यक्रम, शिविर एंड शिकवनी वर्ग। पहले ऑर्गेनाइजर का नाम लिखो, किसने ऑर्गेनाइज किया, देन प्रोग्राम किस बारे में है वो लिखो, एंड देन उस प्रोग्राम का टाइमिंग क्या है, कालावधि। अगर कोई कैंपेन है तो ये कैंपेन कब से कब तक शुरू हुआ है, एक वीक के कैंपेन है या 15 डेज का कैंपेन है या तो ये 1 मंथ कैंपेन है, क्या है ये लिखना है। अगर कोई प्रोग्राम है तो इसका शुरुआत कब होगा, कोई क्लासेस है तो इस क्लास का ओपनिंग कब होगा, ये है कालावधि, वेळ। मर्यादा, मर्यादा मतलब टाइम लिमिट। अब टाइम लिमिट भी होता है, कभी कभी एज लिमिट होता है। अब जैसे कुछ क्लासेस में एज लिमिट होता है, योगा क्लास वगैरह रहता है, कंप्यूटर क्लास होता है, बराबर। कंप्यूटर क्लास में कैसे छोटे बच्चों का कंप्यूटर क्लास अलग ट्रेनिंग दिया जाता है, बड़े बच्चों को अलग दिया जाता है ट्रेनिंग, जो एजेड है उनको भी कुछ कंप्यूटर सीखना होता है, उनके लिए अलग ट्रेनिंग होता है, कोर्स अलग अलग होते हैं, उसके लिए टाइमिंग अलग अलग होते हैं, है कि नहीं। ये आपको ध्यान में रखना है, मर्यादा, वेळ आणि वय। ये सब हो गया, उसके बाद प्रवेश शुल्क। ओके, प्रवेश शुल्क मतलब एंट्री फी। एंट्री फी ये है, कितना है, मिनिमम मैक्सिमम जो भी है ना वो आपको यहाँ पर लिखना है, वैल्यू वहां पर कीमत लिखनी। एंड देन वो सब कुछ कंटेंट फुल होने के बाद ठिकाण, प्लेस, आणि ठिकाण लिहिल्यानंतर खाली येणार संपर्क। ओके, अब ये जो कंटेंट आपने देखा ना, इसको प्रेजेंट करना है। तीनों अलग अलग टाइप का कंटेंट मैंने बताया। प्रेजेंट करते वक्त ना ध्यान में रहे, हर एक पॉइंट के बाद एक एक लाइन, दो दो लाइन जगह छोड़ो। टाइटल लिखा उसके बाद एक लाइन जगह छोड़ो, वैशिष्ट्य जहां पर लिख के खत्म हो गए उसके बाद एक दो लाइन जगह छोड़ो। ओके, अगर कोई कैंपेन फ्री है ना वहां पर, उसके बारे में एक स्टूडेंट ने पूछा है, फ्री कैंपेन रहेगा तो उसके लिए लिखना निःशुल्क प्रवेश। निःशुल्क मतलब विदाउट फीस, विदाउट एंट्री फी। ठीक है, निःशुल्क, मुफ्त, ऐसे भी लिख सकते हैं, मुफ्त प्रवेश, ये भी लिखो, मराठी में चलता है। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था फॉर्मेट में हर एक पॉइंट के बाद एक एक दो दो लाइन जगह छोड़ो, थोड़ा नीट दिखता है, थोड़ा क्लियर दिखता है। और इसका लेंथ होना चाहिए मोर देन हाफ पेज, लेस देन 1 पेज। एडवर्टाइज उतना ही होना चाहिए, हाफ पेज से कम मत बनाना, एक पेज से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऍडव्हर्टाइज है, एक ही पेज में आना चाहिए। आलं लक्षात। अशा पद्धतीने ऍडव्हर्टाइज बद्दल महत्वाचे मुद्दे मी तुम्हाला समजवलेले आहेत। ओके, यहाँ पर ध्रुवी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है। यस ध्रुवी,
यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बिकॉज वो समझ में नहीं आ रहा है योर व्हाट इज योर डाउट एक्चुअली. जस्ट रेज योर हैंड. नो एंट्री फी म्हणजेच निशुल्क. हाँ, yes. Tell me, Dhruvi. Unmute yourself and tell me your doubt. Yes, sir. So in the advertisement, if I have to write कि ये कैंपेन 1 वीक तक चलेगा, तो उसको मराठी में कैसे लिखेंगे? किसके बारे में? आई सर, अगर ये जो सपोज रक्तदान का कैंपेन है और वो 1 वीक तक चलने वाला है, तो उसको मराठी में कैसे लिखेंगे? डेट लिखना है. डेट दिस डेट से दिस डेट. ओके. और एंट्री फी को क्या बोलेंगे मराठी में? प्रवेश शुल्क. ओके. ओके, चलो. तो ये था डाउट जो मैंने यहाँ पर अटेंड किया. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, जो है अट्रैक्टिव पॉइंट्स फॉर जाहिरात. ये कुछ पॉइंट्स आपकी जाहिरात को अट्रैक्टिव बना देंगे. यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ग्राहकांचे समाधान हेच आमचे ध्येय. कोई भी शॉप के एडवर्टाइज में ये लाइन परफेक्ट मैच होता है. कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज आवर मोटो. अगेन, मुफ्त घरपोच सेवा उपलब्ध, फ्री होम डिलीवरी. कुछ हम लोग डिलीवर कर सकते हैं घर पे कोई चीज, वो भी लिखेंगे मुफ्त घरपोच सेवा उपलब्ध. बट ये किसी कैंपेन में वगैरह मत लिखना, ये सिर्फ शॉप के लिए फर्स्ट 2 पॉइंट्स. अच्छा, सूट 15%, 20%, ये भी है ना, शॉप के लिए आ सकता है. सवलत कंसेशन, ये भी शॉप के लिए आ सकता है. प्रवेश शुल्क, एंट्री फी, ये हम लोग किसी कैंपेन क्लास के लिए लिख सकते हैं. त्वरा करा, हरी अप, ये प्रोडक्ट के लिए आ सकता है. ओके, और प्रोडक्ट के साथ ये कैंपेन में भी आ सकता है. त्वरा करा मीन्स हरी अप, जल्दी करो, ये होता है इसका मतलब. ओके, चला. तर आपण बघितलं जाहिरात बनवण्यासाठी काही आवश्यक गोष्टी, महत्वाच्या गोष्टी त्या आपण पाहून घेतल्या. आणि आता आपण इथून पुढे जाणार आहोत. एक जाहिरात पाहूया आणि त्या जाहिरातीला कसं प्रेझेंट केलंय ते बघून घेऊया. ओके, चला. जाहिरात लेखनासाठी पुढचा हा जो विषय दिला ना त्यांनी, तो मी तुम्हाला दाखवतो कोणता आहे. साडीचे दुकान. दुकानाची जाहिरात आहे. कोणतं दुकान आहे? साडीचं दुकान. ओके, अच्छा, यहाँ पर एक स्टूडेंट ने पूछा है आइसक्रीम का शॉप का एडवर्टाइज है, बाय वन गेट वन कैसे लिखेंगे? 3 घ्या 1 मुफ्त मिळवा, ऐसा रहेगा. बाय 3 गेट 1 फ्री पे 3 विकत घ्या 1 मुफ्त मिळवा, ऐसा रहेगा. ओके, नाउ एडवर्टाइज ऑफ साड़ी, है कि नहीं? अब इस एडवर्टाइज के लिए ये रहा आपका कंटेंट. सबसे पहले मुझे बताओ, इस एडवर्टाइज को देख के आपके नजर में सबसे पहले कौन सी चीज आई? आपका ध्यान कहां पर गया? सबसे पहले कहां पर गया? यस, टाइटल वस्त्रम. यही आपको आपके एडवर्टाइज में करना है. टाइटल कहीं पर भी हो, हाईलाइट करो. उसके आजू बाजू में थोड़ी जगह छोड़ दो, दिखना चाहिए, बोल्ड लेटर्स में आना चाहिए. इसके लिए थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है इस टाइटल. ऊपर देखो अट्रैक्टिव लाइंस दी है, आह्वानात्मक ओळ आहे, लोगों को अट्रैक्ट करने वाला लाइंस. नीचे अपने प्रोडक्ट के फीचर्स दिया. अब मेरा शॉप है, शॉप में क्या क्या अवेलेबल है. तो ये साड़ीज, कांजीवरम साड़ी, पैठनी साड़ी, पटोला, गढ़वाल सिल्क, पेशवाई, नारायणपेट, ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. और स्पेशल फीचर, साड़ियांचे सर्व प्रकार उपलब्ध. स्पेशल फीचर, सभी तरह की साड़ीज मेरे पास अवेलेबल. अच्छा, कहां पर है ये शॉप? वस्त्रम, गोखले रोड, ठाणे पश्चिम. दैट्स इट. वैसे हमारा कोई ब्रांच नहीं है. और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने ये भी लिखा है, पैठणी साड्यांवर 30% सूट. राइट. वस्त्रम मीन्स वस्त्र मीन्स क्लोथ, और क्लोथ्स, वस्त्रम, अनेक कपड़े.
अच्छा, स्टार्टिंग का जो लाइन है ना वो पोएटिक लाइन है, वो गाने की लाइन है. वो पदरावरती जरतारीचा मोर नाचरा हवा, सुंदर रेशमी नक्षी कामाचा मजला शालू हवा. शालू मीन्स कॉस्टली साड़ी. सो डिझायनर साडी मुझे चाहिए, ऐसा एक गाना है, वो यहाँ पर लिखा. सणासुदीला, लग्न कार्याला स्त्रियांच्या एकमेव पसंतीचे ठिकाण. घर के किसी भी ओकेजन के लिए साड़ी खरीदना हो तो यहाँ पर आ जाओ. वस्त्रम साड़ी ऐसा लिखा हुआ है. ठीक आहे. हा, तर ही आपण एक जाहिरात पाहिली एका दुकानाची. हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स जनरली अवॉइड करो, इसमें नहीं चलते वो, मार्क्स जाने के चांसेस है. ओके. हाँ, तो वैसे एडवर्टाइज में कुछ वर्ड्स लिमिट होती है, बट अट्रैक्टिव वर्ड्स ज्यादा होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि चलो 50 वर्ड्स हमने कुछ भी डालना है इसलिए डाल दिया, ऐसा नहीं है. 50 से कम वर्ड्स हुआ बट एडवर्टाइज अट्रैक्टिव बना है, वो भी आपको मार्क्स मिलेंगे. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट एडवर्टाइज ऑफ ऑइल, हेअर ऑइल. डोक्याला लावायच्या तेलाची जाहिरात करा. देखो हेअर ऑइल, क्वेश्चन ही वैसे दिए. ही चालत दुरू दुरू उडती केस भुरू, आपले केस जर भुरू उडायला हवे असतील तर लावा फक्त पंचरत्न तेल. जडीबुटींनी युक्त असे पंचरत्न तेल. इसका क्या फायदा है? कुंडा होणे, केस गळणे, डोकेदुखी, डोळे जळजळणे, इन सभी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा बाय यूजिंग पंचरत्न तेल. ही आ गया ऑयल का बॉटल. इजी. देखो इसमें कोई शेडिंग वगैरह नहीं किया हुआ है, सिंपल एडवर्टाइज है बट अट्रैक्टिव. ओके. यहां पर पूछा है पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे. ये लाइन इसमें आ सकता है क्या? यस, आ सकता है. मराठीमध्ये आधी वापरून पहा मग विश्वास ठेवा. इस्तेमाल करना मतलब वापरणे. ओके. कोंडा मीन्स डैंड्रफ. डैंड्रफ, कोंडा, ये वर्ड जो यहाँ पर आया ना उसका मतलब है डैंड्रफ. अनुभव घ्या मग खरेदी करा. एकदा अनुभवा मग खरेदी करा. ओके, ऐसे भी लाइंस आप लिख सकते हो, एक्सपीरियंस करके रेफर करना. चलो, ये था एडवर्टाइज के बारे में जो अभी हमने देखा. अब एडवर्टाइजमेंट हो गया, कथा लेखन हो गया, बट इसके ऑप्शन में आने वाला एक क्वेश्चन है ना. विच क्वेश्चन इट इज? यस, बातमी लेखन. बातमी लेखन है ना, बातमी लेखन. ये बातमी लेखन यहाँ पर इंपॉर्टंट पॉइंट्स. बातमी लेखन शॉर्ट है बट इंपॉर्टंट है. बातमी लेखनासाठी विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नानुसार बातमीचे मुख्यतः 2 प्रकार होतात. पहिला प्रकार दैनंदिन घटनेवर आधारित बातमी, रूटीन लाइफ में बेस्ड ऐसा एक इंसिडेंस होता है, उसके ऊपर आपको एडवर्टाइज रिपोर्ट लिखना है. दूसरा होता है स्कूल के किसी फंक्शन के बारे में आपको रिपोर्ट लिखना है. बट ये जो भी न्यूज रिपोर्ट लिखना है ना, इसको लिखते वक्त कंटेंट है ना अंदर का बहुत क्रिएटिव होना चाहिए और एक सिस्टमेटिक फ्लो होना चाहिए. इसमें कोई भी यहाँ वहां का कंटेंट कैसे भी लिखेंगे नहीं चलेगा. इसमें एक फ्लो चाहिए. हाँ, किसी भी फेमस प्रोडक्ट का टैगलाइन लिख सकते हैं वहां पर. बातमी जाहिरात का क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था, वो मैं बता रहा हूँ. एंड यस, जाहिरात, बातमी, कथा में से जो आपको इजी लगे वो लिखना. बिकॉज समटाइम व्हाट हैपेंस, स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं सर कथा और जाहिरात इजी रहता है, बट कभी कभी है ना कोई कथा डिफिकल्ट आ जाता है और बातमी बहुत इजी आ जाता है. एट द एंड आपको स्कोर करना है, तो जो इजी लगे और जिसमें आप कंटेंट डेवलप कर पाओ, इमीडिएटली लिख पाओ, वो कंटेंट सिलेक्ट करने का. इसलिए तीनों भी क्वेश्चंस पढ़ना है एंड देन डिसाइड करना है लिखना क्या. ओके. हाँ, तर आपण येत होतो बातमी लेखन. 5 गुण 10 मिनिट. अब रूटीन लाइफ पे बेस्ड जो बातमी है ना, उसके लिए क्या लिखने का, तो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ, पहिला परिच्छेद, घटनेबद्दल थोडक्यात माहिती द्या. जो इंसिडेंट हुआ ना उसके बारे में इन शॉर्ट पहले फर्स्ट पैराग्राफ में लिख लो. इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बातमी लेखन के लिए. ओके. घटनेबद्दल थोडक्यात माहिती, स्थळ, काळ, उपस्थित व्यक्ती. जो इंसिडेंट हुआ है ना रूटीन लाइफ में उसके बारे में लिखना. तो कहां पर हुआ है, कब हुआ, डेट आएगा, प्रेजेंट कौन कौन है आजू बाजू में, उनका नाम या तो वो पर्सन के बारे में कुछ, वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे.
अब सेकंड पैराग्राफ जब आएगा ना, उसमें हम इसी को डिटेल में लिखने वाले हैं, घटनेबद्दल सविस्तर माहिती आणि इतरांवरील प्रभाव, इस इंसिडेंट्स के बारे में इन डिटेल इंफॉर्मेशन, और उसका दूसरों पे क्या इफेक्ट किया है, दूसरे इसके बारे में क्या सोचते। देखो न्यूज रिपोर्ट रायटिंग आहे, न्यूज रिपोर्ट में डायरेक्ट स्पीच में कुछ नहीं आता, मला असं वाटलं, मी असा अनुभव घेतला, माझ्यामुळे असं घडलं, मी माझ्या विचारांमध्ये होतो, अपने अपने विचारों को, अपने आइडियाज को, हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर बिल्कुल मैटर नहीं करता। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो दूसरों के व्यूज, दूसरों के व्यूज। हाँ, हम ये बोल सकते हैं आमच्या वार्ताहराने ही माहिती आणली है, हमारा रिपोर्टर ने ये सब कुछ इंफॉर्मेशन लाया, इतना ही, बाकी कुछ नहीं। आलं लक्षात? चलो, रूटीन लाइफ पे एक बेस्ड न्यूज के बारे में मैंने बता दिया। दूसरा एक न्यूज बताता हूँ, चलो। शालेय कार्यक्रमावर आधारित बातमी लेखन, स्कूल का जो प्रोग्राम होता है उसके ऊपर बातमी लेखन। परिच्छेद पहिला, कार्यक्रमाबद्दल थोडक्यात माहिती। फर्स्ट पैराग्राफ में पहले प्रोग्राम के बारे में इन शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आएगा, स्थळ, काळ, उपस्थित प्रमुख पाहुणे किंवा मुख्याध्यापक, शिक्षक यांच्याबद्दल थोड़ी माहिती, ये सब कुछ हम लोग मेंशन करेंगे, बिकॉज स्कूल का इवेंट है ना, चीफ गेस्ट के बारे में तो लिखेंगे, प्रिंसिपल टीचर का नाम तो रहेगा ही। पैराग्राफ दूसरा, इसमें क्या रहेगा, कार्यक्रमाची सुरुवात, मध्य आणि इतरांची मध्य, प्रोग्राम का स्टार्टिंग, प्रोग्राम के मिड में क्या हुआ, एंड इस प्रोग्राम का ओवरऑल रिव्यू क्या था, दूसरों का क्या क्या ओपिनियन था, टीचर्स क्या सोच रहे थे, स्टूडेंट्स क्या सोच रहे थे, उनको क्या लग रहा था, ये सब कुछ हम लोग लिखेंगे। एंड प्रोग्राम का एंड, बहुत हॅपी एंडिंग हुआ इस प्रोग्राम का, ये लिखेंगे। अशा प्रकारे आनंदात हा सोहळा साजरा केला गेला, ये एंड में आएगा। ओके, हाँ, तो ये रहेगा आपका बातमी लेखन का कंटेंट। ओके, बातमी लेखन का कंटेंट यहाँ पर एंड तो हुआ है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने एंड किए, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, वो है टाइटल, शीर्षक देने महत्वाचे है, कोई भी न्यूज होने दो, आप आपकी तरफ से इसको टाइटल जरूर दोगे। अच्छा, टाइटल कैसे देने का, कहां पर देने का, एक एग्जांपल है, वो मैं बता देता हूँ आपको। चलो, एक सेकेंड, हाँ स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर अ सेकेंड। हाँ, रेनू मैम को कुछ बताना है आपको, तो वो होस्ट है अभी, वो आपको कुछ अनाउंस करेंगे। यस रेनू मैम, प्लीज कंटिन्यू। हेलो, हाँ भूषण सर, हाँ बोलता हाँ है। बोलिए मैडम। हाँ, मैम मैं लेक्चर कंटिन्यू करूं? ओके ओके, थैंक यू मैम, चलेगा, चलो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बातमी लेखन में मैं एक एग्जांपल दे रहा था, खालील विषयावर बातमी तयार करा। विषय आहे वसुंधरा दिनानिमित्त वृक्षदिंडी कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, वनाधिकारी माननीय श्री शशिकांतराव यांच्या उपस्थितीत संपन्न। अब वसुंधरा दिन मतलब क्या, वर्ल्ड अर्थ डे, जागतिक वसुंधरा दिवस, पृथ्वी। आता या पृथ्वीच्या या निर्मितीचा दिवस आपण असा म्हणू शकतो, हा म्हणून साजरा केला जातो, आणि तिथे जगह जगह पे ट्री प्लांटेशन एक्टिविटी होता है, कैंपेन होता है। इस ट्री प्लांटेशन मूवमेंट में, इस एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट कर रहे थे, और हमने देखा क्या क्या हो रहा था, वो हमें लिखना है। देखते हैं, दैनिक वार्ताहर, ये है न्यूज़पेपर का टाइटल, ऊपर दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे है वो आमच्या वार्ताहराकडून, राइट हैंड साइड पे है डेट, भव्य वृक्षदिंडी व वृक्षारोपण कार्यक्रम। देखते हैं आगे।
वसई येथील राजमाता ताराराणी विद्यालयाच्या वतीने काल दिनांक 20 रोजी, देखो डेट में क्या डिफरेंस है, जिस दिन रिपोर्ट आता है ना उसके एक दिन पहले का डेट आपके रिपोर्ट में रहेगा। अगर हमने रिपोर्ट पब्लिश किया 21 जून को तो इंसिडेंस कब का रहेगा, 28 जून का, 20 तारीख का। ओके, जागतिक वसुंधरा दिनानिमित्त शाळेच्या भव्य पटांगणात वृक्षारोपण व वृक्षदिंडीचा कार्यक्रम वसई जिल्हा वन विभागाचे मुख्य वनाधिकारी माननीय श्री शशिकांत राव यांच्या हस्ते संपन्न झाला. दिस विल बी द फर्स्ट पॅराग्राफ अँड देन सेकंड पॅराग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. वसुंधरा दिनाचे औचित्य साधून राजमाता ताराराणी विद्यालयाने शाळेच्या आवारात व गावात 500 रोपे लावण्याचा उपक्रम राबवला. यहाँ से हम लोग सेकंड पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड देन आगे कंटिन्यू करना है. पूरा नहीं पढ़ रहा हूं मैं, जस्ट इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ के बता. वैसे ही और एक है, ईंधन दर वाढीचा शेतकऱ्यांना फटका. पेट्रोल डीजल का रेट जो बढ़ रहा है वो है ये ईंधन, पेट्रोल एंड डीजल, ईंधन बोलते हैं उसको. और उसका फार्मर को बहुत लॉस हो रहा है, बिकॉज फार्मर को उसके प्रोडक्ट को यहाँ वहां पर ट्रांसपोर्ट करके ही सेल करना पड़ता है. गेहूं लेने के लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मर के पास नहीं जाते, ट्रांसपोर्ट से वो अपने घर तक आते हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ गया, इसलिए फार्मर को नुकसान होने लगा. ये हमें यहाँ पर लिखा. ओके, इवन उनके फार्मिंग में जो एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए जो मटेरियल मशीन यूज होते हैं उसके लिए भी पेट्रोल लगता है, वो भी रेट बढ़ गया है, वो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं. ओके, चला, तर उदाहरणं मी तुम्हाला दिली. या उदाहरणांचा अभ्यास करूनच तुम्हाला जास्तीत जास्त मार्क्स स्कोर करायचे, हे लक्षात घ्या. अब आते हैं हम लोग स्थूल वाचन पे, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एवरी स्टूडेंट स्पेशली. अब फेवरेट इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज इस साल तो हमारे टेक्स्ट बुक के रैपिड रीडिंग में से सिर्फ 3 ही रैपिड रीडिंग आपको एग्जाम में आने वाले हैं, राइट? 3 रैपिड रीडिंग है और 3 में से हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही. उसमें से 2 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं 6 मार्क के लिए. बट एक चीज ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, एक भी ऑप्शन में मत छोड़ना. तीनों भी रैपिड रीडिंग थॉरली करना है, थॉरली, वो ध्यान में रखना. ओके, प्रीवियस एग्जांपल जो था उसमें से एक स्टूडेंट को डाउट है, वो मैं बता दूं. वृक्षदिंडी मतलब रैली, प्लांट्स को साथ में लेके रैली निकाला गया, वृक्षदिंडी. और वृक्षारोपण मतलब ट्री प्लांटेशन. ये डिफरेंस है इसमें. पहले रैली निकाला गया एंड देन ट्री प्लांटेशन के लिए हम लोग पहुंचे. ओके, ये था उसका मतलब. डन. चलो आते हम लोग रैपिड रीडिंग के क्वेश्चन पे. मैं जैसे बता रहा था 3 में से एक क्वेश्चन आने वाला है और सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली रैपिड रीडिंग में बुक बैक क्वेश्चंस पढ़ना जरूरी है. बुक बैक, टेक्स्ट बैक. पुस्तकामध्ये दिलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर व्यवस्थित वाचून समजून घ्या. स्काय इज द लिमिट. ही परिस्थिती केव्हा निर्माण होऊ शकते ते पाठाच्या आधारे लिहा. कसं आहे ना, उत्तर तुम्ही पाठ करता ना तेव्हा एका मेथडने पाठ करा. कोई भी आंसर ऐसे ही बायट नहीं होता है, रट्टो पाई करके नहीं होगा. क्वेश्चन समझो एंड देन आंसर में क्या लिखना है वो समझो, तो इजी लगने लगेगा आंसर. एक मेथड बता रहा हूं आंसर लर्न करने का. ओके, बिकॉज रैपिड रीडिंग है, इसके लिए पैराग्राफ तो आने वाला है नहीं. आपको करना क्या है, आपको ये पैराग्राफ के हर एक आंसर को, मतलब सॉरी रैपिड रीडिंग के हर एक आंसर को याद करना है, लर्न करना है, बाय हार्ट करना है. एंड बाय हार्ट करने के लिए, पाठ करण्यासाठी एक ट्रिक आहे, ट्रिक. ओके, हा, ती ट्रिक काय आहे ना, ती मी आता तुम्हाला सांगतो. ओके, ये आंसर के साथ वो ट्रिक बताता हूं. लेखक बार्क संस्थेत ट्रेनिंग स्कूलला गेले होते. तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्षे झाली होती. लेखक ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी भाभा 3-4 वेळा तेथे आले होते. ये ना फर्स्ट पार्ट है इस आंसर का. फर्स्ट पार्ट मीन्स क्या, स्काई इज द लिमिट. ये राइटर को कब लगा, कैसे लगा? लेसन के रेफरेंस से ही लिखना है ना, तो लेसन के ही कंटेंट का लिखना है आपको कि बार्क यहाँ पर ये संस्था में ये राइटर कब गए, होमी बाबा वहां पर आए और उन्होंने जो बताया उससे इंस्पिरेशन मिलके स्काई इज द लिमिट ये फील होने लगा. एकदा लेखकांनी त्यांना विचारलं. अब सेकंड पार्ट, इस आंसर का फर्स्ट पार्ट ये फर्स्ट 3 लाइन से, सेकंड पार्ट शुरू होता यहाँ से. एकदा लेखकांनी त्यांना विचारलं, आम्ही इतकी मुलं मुली आहोत पण सर्वांना जमेल इतकं, पुरेल इतकं काम कुठे आहे?
तेव्हा ते म्हणाले तुम्ही त्याची काळजी न करता सर्वजण संशोधन करत राहा. त्यासाठी सरकारला किती खर्च येतो याचा आता विचार करू नका. तुम्ही स्वतःचं काम स्वतःच निर्माण करा. बॉसने सांगितलं तेवढंच काम करायचं आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही असं समजायचं. हे चूक आहे. ही प्रवृत्ती गेली पाहिजे. दिस इज दी सेकंड पार्ट ऑफ दी आंसर. तो पहला पार्ट लर्न कर लो, याद रहेगा. यस, इसके बाद फ्लो में ये आना चाहिए सेकंड पार्ट. कमिंग टू थर्ड पार्ट, भाभांनी सांगितलेल्या या मुद्द्यातून लेखकांनी स्वतःलाच स्वतःच सक्षम बनवलं. त्यातूनच ऊर्जा मिळवता आली आणि स्वतःचे मार्ग स्वतः शोधता आले. यावरूनच लेखकांना कळले की आकाशाला कितीही मोठी पोकळी असली तरी आपण स्वतःचा मार्ग स्वतःच कोणाचाही आधार न घेता सततच्या प्रयत्नांनी शोधला तरच तो मिळतो. आपको ना ये सेकेंड पैराग्राफ दिख रहा है ना, वो आपको थर्ड पॉइंट में लर्न करना है. एक आंसर को ना 3 से 4 पार्ट में ब्रेक करो. एक पार्ट को अच्छी तरह से समझो और लर्न करो, इजी हो जाएगा. ओके, ये है मेथड. एक आंसर मैंने जस्ट बताया था आपको. ओके, मेथड समझने के लिए. अब ऐसे ही सारे आंसर्स लर्न करो. कोई भी डाउट रहेगा तो आप आपके ब्रांच में बताओ, आपके और भी आगे के लेक्चर्स में बताओ, बिकॉज अभी भी अपने कंटिन्यूस लेक्चर चलने वाले, हम उन टॉपिक्स पे डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. वेट स्टूडेंट्स, देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बाय रेनू मैम. तो पहले वो अनाउंसमेंट अच्छी तरह से सुन लो. एंड यस, इंस्टा और फेसबुक पे जो ट्रिविया का क्विज कॉन्टेस्ट चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना मत भूलना. ज्यादा से ज्यादा आंसर्स, राइट आंसर्स देने वाले को प्राइज है, तो रिवॉर्ड्स है. और उसके लिए कीप ऑन लॉगिंग इन ट्रिविया एंड कंटिन्यू करना वो क्विज कॉन्टेस्ट. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स. रेनू मैम, आपको मैंने होस्ट बना दिया है. यू कैन कंटिन्यू मैम. हेलो रेनू मैम, कैन यू हियर मी? हॅलो, भूषण सर बोला. हाँ मैम, इथे मी होस्ट बनवलंय. काही अनाउन्समेंट होती ना? हा बोला ना सर. नाही, मला अनाउन्समेंट करायची नव्हती. तुम्ही आता इथे मला सांगितलं होतं की काही इम्पॉर्टंट अनाउन्समेंट आहे, पुन्हा पोस्ट करायची. नाही 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 सर, काही अनाउन्समेंट नाही आहे. ओके ओके, मला इथे चॅट बॉक्स म्हटलं की तुम्हाला सर. ओके सर. ओके. ठीक आहे, डन. थँक्यू. बाय. ओके सर. ओके. ओके बाय. थँक्यू. बाय.